हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 61 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। आई एम नांसी तनवर, सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट, लेवल 1 एंड लेवल 2 मेंटोर एंड आल्सो योर फ्रेंड इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ क्लियरिंग लेवल 3। और हम थे अपने रीडिंग नंबर 3 ऑफ पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड जो पाथवे है हमारा, उस पर, जिसका नाम है एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। हमने अभी इस चैप्टर में पूरा थोड़ा सा 1/4 इसका कंप्लीट किया है। आज हम अनदर 1/4 कंप्लीट करेंगे, यानी हम 4 दिनों में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और उसी का ही आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसमें बहुत कुछ देख चुके हैं इस पूरी रीडिंग में। कौन कौन से डिफरेंट अप्रोचेस थे हमारे, जैसे कि इसमें भी हमने बॉटम अप टॉप डाउन देखा। बट अब हम जो इसमें देखने जा रहे हैं, अब हम वो देखेंगे कि मेजर, जस्ट अ सेकंड, तो थोड़ा अजीब सही लग रहा है। ओके फाइन। मेजर्स ऑफ बेंचमार्क रिलेटिव रिस्क, मतलब हम कैसे, हम जो हमारे सबको पता है कि हमारा बेंचमार्क होता है और एक होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। बेंचमार्क और एक पोर्टफोलियो, ये मैं बहुत टाइम से बताती आ रही हूँ कि जो बेंचमार्क है वो एक सूटेबल होना चाहिए जो भी हमारा पोर्टफोलियो उसके हिसाब से। तो अब जो बेंचमार्क का रिस्क और रिटर्न होगा, वो उसको ही तो हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके, उसमें थोड़े बहुत वेट्स चेंज करके हम पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना। उसकी जो सिक्योरिटीज है, डिफरेंट सिक्योरिटीज लेते हैं, ठीक है, या फिर हम वेट्स डिफर कर लेते हैं, तो उन सबसे हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। बट अब जो इसके हम कैसे, अगर हमें रिटर्न देखना होगा तो वो भी इन रिलेशन टू हम बेंचमार्क के देखते हैं। रिस्क देखना होगा तो वो क्या करेंगे, तो भी हमारे पास दो मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब कि हमारे पोर्टफोलियो में कितना कितना रिस्क होना चाहिए, और हमारा, अगर मैं रिलेटिव बोल रही हूँ तो रिलेटिव इन कंटेक्स्ट ऑफ बेंचमार्क बोल रही हूँ कि इन रिलेशन इस बेंचमार्क और पोर्टफोलियो में आपस में कितना रिस्क है। लेट से एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि जो पोर्टफोलियो है उसका जो रिस्क है, इट इज +- 3% ऑफ दिस बेंचमार्क, मतलब जितना भी बेंचमार्क का है उसका प्लस माइनस एक बैंड ले ली मैंने 3%, उसके अराउंड मेरा जो वॉलिटिलिटी है वो घूमती है पोर्टफोलियो की, ठीक है। तो अब हम वो देख रहे हैं कौन कौन से मेजर्स होते हैं, ठीक है। Relative risk is measured with respect to benchmark. जो भी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स लेता है, देयर आर 2 मेजर्स ऑफ बेंचमार्क रिलेटिव रिस्क, एक होता है एक्टिव शेयर और एक होता है हमारा एक्टिव रिस्क। दीज आर द 2 मेजर्स जो हम देखते हैं रिस्क के कंपैरिजन में, जब हम बेंचमार्क को कंपेयर करते हैं। क्या क्या? एक्टिव रिस्क और एक्टिव शेयर, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं लेवल 2 में। एक्टिव शेयर क्या होता है? एक्टिव शेयर क्या होता है कि हम कितना नंबर ऑफ सिक्योरिटीज और साइजिंग पोजिशन कर रहे हैं इन अ मैनेजर्स पोर्टफोलियो, कि कितना वो डिफरेंट कैसे हो रही है बेंचमार्क और एक तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज की, कितनी सिक्योरिटीज ज्यादा या कम ली है, या फिर उसका, और हम पोजीशन देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं एक्टिव शेयर। जो वेट ऑफ द पोर्टफोलियो एंड वेट ऑफ द बेंचमार्क, वेट्स को देखते हैं, ठीक है। शेयर, अगर हम एक्टिव शेयर बोल रहे हैं, जीरो जीरो मतलब इन दोनों में आपस में वेट क्या है, जीरो, मतलब जो पोर्टफोलियो का वेट है वो ही बेंचमार्क का वेट है। इसका मतलब पूरा का पूरा सेम रेप्लीकेट कर दिया हमने, क्या चीज, बेंचमार्क को, मतलब मैचेस द बेंचमार्क पूरा कंप्लीटली। अगर 100% बोल रहे हैं, 100% यानी कि 1 बोल रहे हैं अगर एक्टिव शेयर, मतलब that there no shares with those of the benchmark, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है बेंचमार्क और हमारे पोर्टफोलियो वेट में। अगर इसमें मैं बोल रही हूँ कि एक्टिव शेयर ऑफ 80%, इसका मतलब क्या इंप्लाइज दैट 20% जो पोर्टफोलियो है वो हमने सिमिलरली इंडेक्स की तरह ही बनाया। 80% हमारा है, 20% इज इंडेक्स की रिलेशन वाला, इंडेक्स की तरह है 20%। एक्टिव शेयर अगर 80% बोल रही हूँ मैं, ठीक है। देयर आर ओनली 2 सोर्सेज, दो सोर्सेज होते हैं एक्टिव शेयर के। कौन कौन से? या तो सिक्योरिटीज डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर हमारा होल्डिंग सिक्योरिटी जो भी बेंचमार्क में, बट उसके जो वेट्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसमें दो चीज कौन सी है? एक तो खुद सिक्योरिटीज हो सकती है डिफरेंट, या फिर उसके वेट्स हो सकते हैं डिफरेंट। तो ये दो चीज की वजह से हमारा एक्टिव शेयर बनता है। इफ द टू पोर्टफोलियोज आर मैनेज अगेंस्ट द सेम बेंचमार्क with fewer securities will have a high, जितनी कम सिक्योरिटीज होगी उतना ज्यादा एक्टिव शेयर होगा than the highly diversified portfolio। जितना डाइवर्सिफाइड होगा उतने ही कम हमारा एक्टिव शेयर होगा एज कंपेयर टू, जितना हमारे जो छोटी पोर्टफोलियो होगी, जितने स्मॉल स्टॉक्स जितने कम है उतने ज्यादा हमारा एक्टिव शेयर होगा ज्यादा। अब जो हमारा सेकंड था वो था हमारा एक्टिव रिस्क। एक्टिव रिस्क क्या होता है? सेकंड मेजर है ये, ठीक है। वन इज रियलाइज्ड एक्टिव रिस्क। रियलाइज्ड एक्टिव रिस्क मतलब जो हम देख चुके हैं, विच इज लाइक हैपन, जो हो चुका है। तो हम सबसे पहले एक्चुअल या फिर हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड डिविएशन। एक्टिव रिस्क क्या होता है? जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन बेंचमार्क और पोर्टफोलियो के बीच में जो डिफरेंस है, वो, उसको सिंपल सा एक भाषा में एक्टिव रिस्क क्या है? बेंचमार्क और जो हमारे पोर्टफोलियो उसका जो आपस में डिफरेंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन। इजी टू कैलकुलेट है, क्यों? क्योंकि वो तो हो चुका है, एक्चुअल है।
इसमें वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम एक्टिव रिस्क बनाते हैं। जो पोर्टफोलियोज होते हैं जिनके हायर एक्टिव रिस्क होते हैं ना, उनके हायर एक्टिव शेयर भी होना जरूरी है। अब इसका मतलब, अच्छा एक बात बताओ, जब बेंचमार्क से हमने कोई जो हमारी सिक्योरिटीज थी और वेट्स हमने डिफर किया है, तभी तो हम एक अल्फा जनरेट कर पाए। अल्फा जैसे जनरेट किया तभी तो रिस्क भी तो और उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं, जितना अगर हम बोल रहे हैं कि हायर एक्टिव रिस्क है तो हायर एक्टिव शेयर भी होगा। एक्टिव रिस्क इंक्रीजेस व्हेन अ पोर्टफोलियो बिकम्स मोर अनकोर। एक्टिव रिस्क बढ़ेगा कब? जब जितना ज्यादा अनकोरिलेशन होगा बेंचमार्क के बीच में। ओवरवेट या अंडरवेट करेंगे, इसका मतलब एग्जांपल दे रखा है, ओवरवेट और अंडरवेटिंग एनर्जी वर्सेस फाइनेंशियल स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू certainly contribute to active risk. Examples: active risk is affected by the degree of cross correlation, but active share is not. एक्टिव शेयर थोड़ी उसको पड़े, उसको कोई एक्टिव शेयर को क्या मतलब है? सिक्योरिटी और वेट से। और वैसे ही एक्टिव रिस्क को मतलब है कोरिलेशन से आपस में। जो एक्टिव शेयर है, इट इज नॉट कंसर्न विद द एफिशिएंसी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, whereas active risk is, a portfolio manager can completely control active share but it cannot completely control your active risk ये वाला जो रिस्क है, ये completely हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट शी कैन नॉट कंप्लीटली वो, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कोरिलेशन एंड वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी। वेरिएंस थोड़ा उसके हाथ में, उसका कोरिलेशन थोड़ी हाथ में है। ये सारा क्या लिखा हुआ है कि जो एक्टिव रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो, जो इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये वाली चीज पूरा एक्टिव रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो, इसको एक्टिव रिस्क बोल रहे हैं। दो तरीके से आए, कहाँ से? एक तो एक्सपोजर ये वाला, ये पूरी चीज, प्लस ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आई, ये हमारा फैक्टर एक्सपोजर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फैक्टर एक्सपोजर की वजह से आया जो। ये वाली है हमारी आइडियोसिंक्रोनैटिक रिस्क। आइडियोसिंक्रोनैटिक रिस्क मतलब नॉइज, जिसको हम नॉइज बोलते हैं, लक बोलते हैं, ये सारी चीज होती है। ये है हमारा फैक्टर एक्सपोजर। और ये सारा जो बोल रहे हैं रिस्क कहाँ से आते हैं, दो चीज, फैक्टर एक्सपोजर जो हमने किसी फैक्टर में डाल रखा है, सिक्योरिटी वैल्यू, ग्रोथ या फिर जो साइज है। सेकंड है हमारा नॉइज, जो हमारे हाथ में नहीं है। अब इसमें ना ये दे रखा है कि जो एक्टिव रिस्क कितना ज्यादा अगर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, तो वो कौन कौन सी हमारे जो एक क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो, और ये हमारा एक्टिव शेयर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, कौन कौन सी एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल होगी। सिंपल है, इसमें जिसका भी एक्टिव रिस्क और एक्टिव शेयर कम है उसको हम बोलते हैं प्योर इंडेक्सिंग। जितना ज्यादा एक्टिव रिस्क और एक्टिव शेयर बढ़ेगा, उतना ज्यादा हम बोल सकते हैं दैट कंसंट्रेटेड स्टॉक पिक्स है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट है। ठीक है, कंसंट्रेटेड स्टॉक पिकर जो होगा, कंसंट्रेटेड स्टॉक पिकर हैव बोथ हाई एक्टिव शेयर एंड हाई एक्टिव रिस्क। द लेवल ऑफ आइडियोसिंक्रोनैटिक रिस्क इन द एवरेज एक्टिव डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो इज ग्रेटर देन द एवरेज मल्टी फैक्टर। मतलब ये इसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पूरी चीज को जो मैंने आपको समझाया वही है इसमें, कि जितना ज्यादा एक्टिव रिस्क की अलग अलग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स बता रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स की तरफ, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स और कंस्ट्रेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन, अच्छा सबको पता है, सबने 11th में एक हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें ना हमें ग्राफ में हमें एक ड्राइंग करनी होती थी, जिसमें कि हमें एक ऑप्टिमल चीजें निकालनी होती कि ऑप्टिमल हमें इनपुट्स दे रखे हैं हमें, मतलब जैसे ये नहीं होता था कि उसमें एक बेकरी हो, तुम बेकरी वाला फॉर्म है तुम्हारा, तुम्हारे पास बीट है और तुम्हारे पास शुगर है, अब तुम्हें बिस्किट्स बनाने हैं, ठीक है, इतने किलो और इतने किलो, ये तुम्हारे क्या हो गए कंस्ट्रेंट्स। अब इन दोनों को ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि हमें इन दोनों को यूज करके हम कितने बिस्किट्स बना सकते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बने। तो वो एक फंक्शन होता था 11th क्लास में, मैथ्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में सबने पढ़ा होगा। आई एम अज्यूमिंग दैट सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें वैसे ही सिमिलर है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिस्क के कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे, हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है अपना रिटर्न। तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसमें हमें मैक्सिमाइज करना है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, रिस्क को ध्यान रखते हुए एडजस्टेड रिटर्न। If the risk is being measured by predictive active risk, then the objective क्या बोल रही हूँ मैं, the objective function is seeking to maximize the information ratio. अगर एक्टिव रिस्क है, एक्टिव रिस्क की बात कर रही हूँ तो मैं इन्फॉर्मेशन रेशियो की बात करूंगी, अगर मैं प्रिडिक्टेड पोर्टफोलियो वॉलिटिलिटी की बात करूँ तो मैं शार्प रेशियो की बात करूंगी। ये इसमें ऐसे ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है, एक्टिव रिटर्न रिलेटिव टू योर एक्टिव रिस्क। तो हम अगर एक्टिव रिस्क की बात करें तो हम ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन रेशियो, वैसे ही अगर हम शार्प रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ रिटर्न इन एक्सेस टू रिस्क फ्री रेट टू दैट ऑफ द पोर्टफोलियो। जो भी हमारा डिनोमिनेटर में है हम उसको अगर ध्यान में रख रहे हैं तो हम उसी की चीज की बात करेंगे। जो टिपिकल कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, लिमिट्स ऑन ज्योग्राफी की, तुम इस एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें नहीं। फॉर एग्जांपल अमेरिका में तुम यूएस स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तुम सिर्फ इंडिया के स्टॉक्स में कर सकते हो। सेक्टर स्पेसिफिक हो जाए, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम बैंक्स में कर सकते हो, तुम लेट से तुम ऑटो में नहीं कर सकते। सिंगल सिक्योरिटी एक्सपोजर, ये सारी लिमिट्स को बताया हुआ है, स्पेसिफाई कर रहे हैं हम। लिमिट्स ऑन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लिमिट्स ऑन एक्सपोजर टू स्पेसिफिक फैक्टर्स, मतलब वैल्यू,
पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, साइज पे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ मतलब। अदर ऑप्टिमाइजेशन अप्रोचेस कभी कभार तो हमें ये भी नहीं बताते कि हमें रिस्क मैट्रिक्स या रिटर्न मैट्रिक्स नहीं बताते, मतलब हमें हमारे पास ना स्पेसिफाई नहीं करते ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क, जैसे ये चीजें, मतलब हमें क्या कर रहे हैं, हमें एक तरह से ना इम्प्लिसिट ये, अच्छा सुनो, इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हम दूसरे तरह से बात कर रहे हैं, हमें ऑप्टिमाइज तो हमेशा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ही करना होता है ये, बट कभी कभार कोई कोई लोग खुलेआम बोलते हैं कि हमें रिटर्न को करना है, बट कुछ कुछ लोग क्या करते हैं इम्प्लिसिट, मतलब घुमा फिरा के उनकी बातों में यही होता है, बट मीनिंग वो कुछ और बोलना चाह रहे हैं, मतलब जैसे क्या बोल रहे हैं कि रिवॉर्डेड फैक्टर्स को हमें मैक्सिमाइज करना है, एक्सपोजर टू रिवॉर्डेड फैक्टर्स। अब इसको रिवॉर्डेड फैक्टर्स को जब हम मैक्सिमाइज करेंगे एक्सपोजर, तो इन रिटर्न जो उसकी कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा, हमारा रिटर्न ही तो बढ़ेगा, तो वो इम्प्लिसिट है, वो छुपा हुआ है वो उसमें। आर्टिकुलेटिंग एन एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शार्प रेशियो, एक्सप्लिसिट अब क्या है, शार्प रेशियो या फिर मिनिमाइजिंग योर इन्फॉर्मेशन रेशियो या फिर गिवन रिस्क, इससे क्या होगा, रिटर्न से तो इंक्रीज होंगे। सम मैनेजर्स, टिपिकली डिस्क्रिशनरी मैनेजर्स, do not make explicit return or risk forecast and instead seek to maximize their exposure to securities with having specific characteristics. अब इसको मैक्सिमाइज को इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखा है क्योंकि असलियत में कर तो वो वही सेम चीज रहे हैं, बट बोल कुछ और रहे हैं। when an explicit objective function is not used, तो हमें ह्यूरिस्टिक मेथोडोलॉजीज को यूज करना पड़ता है। अब ह्यूरिस्टिक मेथोडोलॉजीज क्या होता है, जब खुलेआम नहीं बोल रहे वो, या फिर छुपा के ऐसी कोई चीज बोल रहे हैं जिसमें हमें कुछ और ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है बट उनका ऑब्जेक्टिव सिमिलर है, रिस्क और रिटर्न का ही है, तो हमें क्या यूज करना होता है, एक टर्म है ह्यूरिस्टिक मेथोडोलॉजीज, जिसमें हम क्या करते हैं, कैन बी कंसिडर टू डिटरमाइन सिक्योरिटी वेट्स। इसका एग्जांपल है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिक्योरिटीज दैट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेट देम relative to their scoring on this characteristics। एग्जांपल, अगर मान लो कि मेरे को ना ऐसे लार्ज कैप वो चाहिए, मैं मतलब मेरा जो मेन फोकस है वो है मेरा, लार्ज कैप नहीं लेते, चलो स्मॉल कैप ले लेते हैं, स्मॉल कैप ले लेते हैं। अब स्मॉल कैप का मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, बहुत सारे रैंक करूंगी, रैंक मतलब जैसे 1 2 3 4, जिसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट, मेरे को माइक्रो कैप चाहिए, अब मैं रैंक करूंगी, जो सबसे छोटा होगा वो इधर आ जाएगा, फिर मतलब उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मैं क्या करूंगी, रैंक कर सकती हूँ कि हाँ ये मेरे को अच्छा लग रहा है तो इसको मैं 1 नंबर दे रही हूँ, 1 रैंक, फिर नेक्स्ट है तो उसको मैं 2 रैंक दे रही हूँ, ऐसे ऐसे करके रैंक कर रही हूँ, मतलब जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मैं ऐसे सिक्योरिटीज में ऐसे लिख रही हूँ और फिर उनके बाद उसको रैंक कर रही हूँ। सेकंड मैं क्या कर सकती हूँ, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ सिक्योरिटीज दैट हैव डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेट देम फॉर देयर रैंकिंग और रिस्क ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, वेट कर सकती हूँ उनको उनके हिसाब से। फिर आइडेंटिफाई स्टॉक्स दैट हैव डिजायर्ड कैटेगरीज, रैंक देम अकॉर्डिंग टू हाउ स्ट्रांगली दे एडhere टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कितना ज्यादा वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को वो देख पा रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा वो डोमिनेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक, उसके हिसाब से मैं रैंक दे सकती हूँ, मतलब टॉप X%, टॉप 10%, ऐसे मतलब डाउन और शॉर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा कोई, मतलब जिसका मोमेंटम बहुत हाई है स्टॉक्स, उनको मैं टॉप पे रख रही हूँ, मतलब जो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो हो रहे हैं वो वाले स्टॉक्स, जो सबसे नीचे रख रही हूँ जो सबसे गंदे स्टॉक्स है। सॉरी, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो टॉप वाले स्टॉक्स है उनको मैं बाय कर रही हूँ, जो टॉप मतलब जो बहुत गंदे स्टॉक्स है उनको मैं शॉर्ट सेल कर रही हूँ। इसका मतलब यही है। अब मैं अगर एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स ऑफ रिस्क की बात करूं तो इसमें ये मीनिंग बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, रिस्क बजटिंग क्या होता है, ये हम तो लेवल 1 से देखते हुए आ रहे हैं, ये था कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। रिस्क बजटिंग क्या होती है, मैं मान लो मेरी एक फर्म है, मैं एक हायर लेवल पर हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं ना एक रिस्क बजट बनाऊंगी, जैसे हम बजट बनाते हैं घर का या किसी भी चीज का, कोई पार्टी होती है या कोई भी फंक्शन होता है, शादी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उसका हम बजट बनाते हैं, या वेकेशन पे जा रहे हैं कि हम इतना खर्च करेंगे, वैसे ही रिस्क होता है, रिस्क का हम बजट बनाते हैं कि हम सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर पाएंगे ये रिस्क। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा पोर्टफोलियो है, इतना मान लो मैं लेट से 15% अफोर्ड कर सकती हूँ रिस्क, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं ये रिस्क बजट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, अब सेक्टर्स है, इक्विटी है, बॉन्ड्स है, फिर इनके भी फर्दर एसेट क्लासेस होंगे या एसेट्स होंगे, सिक्योरिटीज होंगी, ये हमारी कमोडिटीज है, रियल एस्टेट है, इन सब में मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ रिस्क को, एक फाइनल रिस्क हमने निकाल लिया, उसके बाद में कैसे उसको एलोकेट कर रही हूँ अमंग डिफरेंट सेक्टर्स एज वेल एज डिफरेंट सिक्योरिटीज या स्टॉक्स, उसको हम बोलते हैं रिस्क बजटिंग। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस रिक्वायर्स, क्या क्या रिक्वायर करते हैं, डिटरमाइन विच टाइप ऑफ रिस्क मेजर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू हर स्ट्रेटेजी, इसका मतलब एब्सोल्यूट ज्यादा सही होगा मेरी स्ट्रेटेजी के लिए या फिर रिलेटिव ज्यादा अच्छा होगा। फिर दूसरा, अंडरस्टैंड करना हाउ ईच एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी कंट्रीब्यूट्स टू इट्स ओवरऑल रिस्क, कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है वो ओवरऑल रिस्क पे। डिटरमाइन व्हाट लेवल ऑफ रिस्क बजट इज एप्रोप्रिएट, डिटरमाइन करना कि कौन सा लेवल ऑफ मेरा रिस्क बजट एप्रोप्रिएट होगा, जो रिटर्न मेरे को कमाना है। लेट से अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को 50% रिटर्न चाहिए, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 15% मैं रिस्क ले पाऊंगी, तो वो हो सकता है वो ना अटेनेबल हो, तो इसकी वजह से मेरे को थोड़ा ये भी इंक्रीज करना पड़ेगा, लेट से 20 या 25 करना ही पड़ेगा।
प्रॉपर्ली एलोकेट करना पड़ेगा रिस्क अमंग इंडिविजुअल पोजीशंस या फिर फैक्टर्स में। अब एब्सोल्यूट वर्सेस रिस्क, जो रिलेटिव रिस्क मेजर है उसके बारे में बता रहे कि जो एब्सोल्यूट होता है रिस्क मेजर इज जस्ट दैट कि वट एवर द रिस्क थ्रेशोल्ड, कि हमारा पोर्टफोलियो का कितना रिमेन बिलो और एट दैट लेवल आया है, मतलब वो फ्री है ये बनाने के लिए पोर्टफोलियो विद रिस्पेक्ट टू कि जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है बेंचमार्क की। रिलेटिव रिस्क क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ अभी अभी। रिलेटिव रिस्क एक बैंड के अराउंड घूमता है, बेंचमार्क रिलेटिव अप्रोच जो हमने ले रखी है। Irrespective of whether a manager focuses on absolute risk or relative risk, the risk he chooses to take should be related to his perceived skill. जो भी कोई भी स्किल, जो भी वो रिस्क ले रहा है एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव, वो उसके परसीव्ड स्किल्स के ही अराउंड होना चाहिए। ऑल अदर रिस्क शुड बी डाइवर्सिफाइड और मिनिमाइज्ड। कॉजेज और सोर्सेज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क क्या क्या होते हैं? जब भी कोई मैनेजर न्यू सिक्योरिटी को ऐड करता है या ठीक है, तो उससे क्या होता है, और उसका कोवेरियंस ज्यादा है, हायर कोवेरियंस है, तो उससे क्या होगा, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा टोटल पोर्टफोलियो का। समझ आया? अगर कोई मैनेजर एक ऐड कर रहा है कोई सिक्योरिटी जिसका कोवेरियंस ज्यादा है अदर सिक्योरिटीज के साथ, उससे क्या होगा, पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर कोई मैनेजर रिप्लेस कर रहा है किसी सिक्योरिटी को और उसका उसका जो रिप्लेस कर रहा है ना सिक्योरिटी, लेट से ए था और बी है, ए का कोवेरियंस जो था वो था कम, ठीक है, लो था विद रिस्पेक्ट टू योर अदर जो सिक्योरिटीज है इन द पोर्टफोलियो, और बी का क्या है, वो है हमारा हाई। मैंने ए को हटा दिया और बी को रख दिया, उसका हाई कोवेरियंस है, उसकी वजह से भी पोर्टफोलियो का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। अब दिस इज योर कि हमारा वॉलिटिलिटी या वॉलिटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इससे मेजर होती है, और ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक एसेट का, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट को हम कैसे बोल सकते हैं, टोटल वेरियंस। दिस इज अ टोटल वेरियंस, हम कैसे निकालेंगे, और ये वाली जो चीज है ये है हमारा कोवेरियंस। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा एसेट ए है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पूरे टोटल जो हमारा पोर्टफोलियो का वेरियंस है, कितना रिस्क में वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट करते हैं हम, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं वेट ऑफ द एसेट और कोवेरियंस ऑफ विद द एंटायर पोर्टफोलियो। If the manager's skills can be attributed to certain factors में हम attribute कर सकते हैं उसकी skill को, he would want to minimize the level of portfolio risk not explained by those factors। तो वो क्या करना चाहेगा, अगर हम बोल रहे हैं कि ये that this person और this manager is a value manager, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो जो भी और अलग factors होंगे उसको minimize करने की कोशिश करेगा, उस जो भी risk वहां से आ रहा होगा अलग जगह से, other than value। The segmentation of absolute portfolio variance into these two components, variance attributed, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि variance जो इसमें बताया था मैंने कि जो रिटर्न किससे आ रहा है, फैक्टर एक्सपोजर, और जो हमारा वेरिएंस ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड थिंग, तो उसकी वजह से ही रिस्क भी आएगा। जो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो वो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ फैक्टर एक्सपोजर और प्लस वेरिएंस ऑफ योर जो वेरिएंस जो भी नॉइज की वजह से आता है, रिटर्न जहां से आ रही है वहीं से ही हम उसको रिस्क या फिर वेरिएंस कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉजेज और सोर्सेज ऑफ रिलेटिव रिस्क की, तो वो कहां से आ रहा है, वो हम कैसे कर सकते हैं, वन मेजर क्या है हमारा, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियोज एक्टिव रिटर्न। एक्टिव रिटर्न हम कैसे देख रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी ए है और सिक्योरिटी बी है उसको मल्टीप्लाई करें उसके वेट्स को, बट हम माइनस करें बेंचमार्क का वेट, क्योंकि हम एक्टिव शेयर को देख रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, आरसी क्या है, ये हमारा रिलेटिव जो हमारा उसका आपस का कोवेरियंस है उसकी बात करें, फिर यही सेम कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एसेट क्या होगा ये। If you are assessing risk using a relative risk construct, you can no longer assume that a lower risk asset, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जो पर्सन है पोर्टफोलियो जो या फिर एक इन्वेस्टर है उसने ना ए और बी स्टॉक्स ले रखे हैं, दोनों दोनों की ना नेगेटिव कोवेरियंस है, मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है, तो और फिर अदर देन वो ले रखा है उसने कैश। अब कैश क्या है, कैश वैसे अगर हम देखें तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ एसेट, बट जो इस पूरे पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो कैश की वजह से आ रहा है। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर इफ यू आर असेसिंग रिस्क यूजिंग अ रिलेटिव, जब भी हम रिलेटिव कंस्ट्रक्ट में बात कर रहे हैं, तो जो भी हमें लोअर रिस्क एसेट लग रहा है, जैसे कैश लग रहा है लोअर रिस्क एसेट, वही क्या करता है, हायर रिस्क एसेट बन जाता है, क्योंकि वो रिस्क को इंक्रीज कर देगा। अगर हम रिलेटिव रिस्क कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बेंचमार्क, अ लोअर रिस्क एसेट कुड इंक्रीज एक्टिव रिस्क whereas a higher risk asset might reduce it। अगर हम बेंचमार्क के रिलेशन में बात करें, बेंचमार्क में जब वो कैश है ही नहीं और हमने अपने पोर्टफोलियो में कैश ले रखा है, तो उसकी वजह से जो वो कैश है वो सेफ एसेट है, बट वो इंक्रीज कर देगा हमारा रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। In the context of the relative measures of risk, what matters is not the volatility of the asset, but its relative volatility। relative volatility जो है वो ज्यादा मैटर करती है, ये नहीं कि ये कैश चलो है वो है हमारा सेफ एसेट है, बट इसकी जो relative volatility है विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ए एंड बी, वो ज्यादा मैटर करती है। अगर हम लो वॉलिटिलिटी एसेट लेके आ रहे हैं इन द पोर्टफोलियो बेंचमार्क अगेंस्ट हाई वॉलिटिलिटी इंडेक्स, तो हमारा एक्टिव रिस्क इंक्रीज हो जाएगा।
वैसे ही सिमिलरली अगर मैं हाई वॉलेटिलिटी एसेट ला रही हूँ जो कि हमारा लोअर अगर एक्टिव रिस्क है, वो क्या करेगा, लोअर कर देगा हमारा एक्टिव रिस्क अगर हाई कोवेरियंस है उसका बेंचमार्क के हिसाब से। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट करो, आपस में एक वो बनाओ, पूरी कम्युनिटी बन के काम करो, ऐसे थोड़ी कि अकेले अकेले पढ़ रहे हो, तो आपस में ग्रुप्स बनाओ ना तुम लोग। विद दिस वी हैव एंडेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर, बहुत थोड़ा ही बचा है, हम मतलब थोड़ा नहीं मतलब हाफ ही बचा होगा, ज्यादा बचा नहीं है अब। और मैं यही बोल रही हूँ कि प्लीज जो भी कुछ किसी को अगर डाउट्स हो रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपस में कमेंट्स कर करके तुम लोग सॉल्व करो आपस में। एक ना ग्रुप बनाओ, जब भी ग्रुप बनाते हैं और हम किसी और की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तब जाके हमारे और कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जब तुम क्वेश्चन ही नहीं लेकर आओगे, आपस में सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, सॉल्व तो छोड़ो, आपस में तुम क्वेश्चन और क्वेश्चंस किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं, सिली होना ऐसा नहीं है कि ये मत समझो कि मेरे क्वेश्चंस कैसे होंगे कि मतलब क्या ही सब लोग सोचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस कैन बी एज सिंपल एज लाइक कुछ भी, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा तो नहीं आ रहा, जब तक तुम अपने डाउट्स क्लियर नहीं करोगे यहाँ पर, वो आगे जाके एग्जाम में पॉपअप जरूर होंगे। ठीक है, तो सॉल्व करो, क्लैरिफाई करो आपस में डाउट्स, क्वेश्चंस पूछो, कमेंट्स करो, और प्लीज और इस जो ये इसकी है रिवीजन कर लेना, बार बार जरूरी पढ़ सकते हो, और प्लीज पहले जो भी है नोट्स पढ़ो, अपने बुक्स पढ़ के फिर उसके बाद ये वीडियो देखो, उससे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, या फिर पहले इसको वीडियो को देखो और फिर उसको पढ़ो, ऐसे भी कर सकते हैं आपस में। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स मत भूलना, न्यूमेरिकल्स कर लो लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए। अगेन आई एम सेइंग कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म है, अगर किसी को भी कोचिंग लेनी है, मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ कोचिंग, पेड क्लासेस होगी। ठीक है, और उसके लिए आप लोग गूगल फॉर्म में उसमें क्लिक करके उस फॉर्म को फिल कर देना, और जल्दी से जल्दी जो टीम है मेरी वो कांटेक्ट कर लेगी आप सबसे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट जो ये रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम थोड़ा बहुत और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।